हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ रहे थे और ऑक्सीकरण और अपचयन में हम लोगों ने पुरानी अवधारणा पढ़ ली थी, है ना। अब हम लोगों को देखनी है नई अवधारणा। पुरानी अवधारणा में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग था, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन जो है अगर वो लिया जाए, है ना, ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाए या हाइड्रोजन को निकाला जाए तो वो ऑक्सीकरण होता था। और उसी तरीके से हम लोग अपचयन देखते थे, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ये अपचयन होता था। ये देख लिए, कल एग्जाम्पल भी देखे थे हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग देखेंगे नई अवधारणा। तो जो नई अवधारणा है, नई अवधारणा में दो तरह की अवधारणा है बच्चों, है ना। एक अवधारणा है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के अनुसार चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के अनुसार हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। और दूसरी अवधारणा जो है इसमें नई में, वो है ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार, ऑक्सीकरण संख्या, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार, तो इन दोनों के अनुसार हम लोग जो है देखेंगे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार, ये हम लोग जब चैप्टर आएगा हमारा रेडॉक्स तब देखेंगे। पर कुछ तो चीज रखें वहां के लिए, है ना, पता पड़े, सब कुछ यहाँ हो जाए हमारा बेसिक कंसेप्ट में। तो रेडॉक्स जो है हम लोग वहां पे देखेंगे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के अनुसार, इलेक्ट्रॉन के अनुसार, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के अनुसार किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, ये चेक करना है, ठीक है। देखो कैसे। तो ऑक्सीकरण उसको कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन का निष्कासित होना। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका उल्टा जो है वो अपचयन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का आगमन, है ना, जुड़ना नहीं आगमन कर लो, इलेक्ट्रॉन का आगमन, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं तो अपचयन। क्लियर। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो उदाहरण लिया मैंने एक, A प्लस B+2 से यहां पे बन रहा है ये B प्लस A+2, ठीक है। ये कोई अभिक्रिया यहां पे हो रही है। इस अभिक्रिया में आपको ये बताना है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। क्लियर। तो देखो ध्यान से देखना, एक एक चीज मैं बताऊंगा यहां पर, और उसके बाद में गलत हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। देखो बच्चों, A जो है, A यहां से इसका परिवर्तन हो रहा है और ये किस में जा रहा है, A+2 में, ठीक है। क्लियर। और उसी तरीके से B+2 का परिवर्तन हो रहा है, किस में जा रहा है, ये B में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, A से A+2 में जाना, A यहां पर एक न्यूट्रल है, उदासीन है। यहां पर जो है A है ये उदासीन है, और उदासीन अवस्था से वहां पर क्या आ रहा है, उस पर आवेश आ रहा है, वो भी कौन सा, धनात्मक आवेश, है ना, धनावेश। किसी भी पदार्थ पे धनावेश अगर आता है तो इसका मतलब यह है कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ये मैं बता चुका हूं पहले भी जब हमने संयोजकता देखी थी। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीकरण हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन देख ली हम लोगों ने, है ना। तो A से A+2 में जा रहा है तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो रहे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा,
ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब यहां पर जो है वो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? ठीक है। दूसरी रिएक्शन है B+2 से B, मतलब किसी के ऊपर धनावेश है पहले से, है ना, और धनावेश से वो उदासीन की तरफ जा रहा है। धनावेश से उदासीन की तरफ कब जा सकता है बताओ? धनावेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, तो धनावेश बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब यहां पे धनावेश जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो धनावेश कम होना, इसका मतलब वो वापस से उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? ग्रहण कर रहा होगा। क्लियर सी बात है। वापस से उन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? वो ग्रहण कर लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वहां पर अपचयन। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 धनावेश कम हो गया, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा? ये अपचयन। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे यहां पर, बताइए ऑक्सीकरण किसका हुआ? ऑक्सीकरण हुआ ए का। अपचयन किसका हुआ? अपचयन हुआ B+2 का। ठीक है। आपसे पूछा जाए ऑक्सीकारक कौन है, तो भाई ऑक्सीकारक की परिभाषा कल बताई थी मैंने। ऑक्सीकारक वो होता है जिसका खुद का अपचयन होता हो, है ना। तो ऑक्सीकारक कौन होगा? जिसका खुद का अपचयन होता है। अपचयन किसका हो रहा है? B+2 का। तो B+2 यहां पे किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक की तरह। ठीक है। और अपचायक कौन होगा? यहां पर हम लोग एक और देखेंगे, अपचायक। इसमें अपचायक कौन होगा? अपचायक वो होता है जिसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? एक। तो ए क्या हो जाएगा यहां पर? अपचायक। इस तरीके से आप ऑक्सीकारक, अपचायक जो चाहो वो पता कर सकते हो। ठीक है। अभिक्रिया देखना आना चाहिए। मैंने 2 तरीके से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझा दिया। ठीक है। पुरानी अवधारणा, नई अवधारणा में इलेक्ट्रॉन के अनुसार। अब 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, है ना। जैसे एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं। उदाहरण है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट से कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक। यह अभिक्रिया दे रखी है। सबसे पहले तो बताओ यह अभिक्रिया कौन सी है? याद करो, 10th क्लास में पूछो। अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार में विस्थापन अभिक्रिया देखी थी हम लोगों ने, है ना। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती थी? जिसके अंदर उच्च सक्रिय यौगिक निम्न सक्रिय यौगिक को उसकी विलयन से विस्थापित कर सके, है ना। उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सके, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। लिख सकते हैं यहां पर ये कौन सी अभिक्रिया है। अब आ ही गया तो बता ही दूं मैं, है ना। कहां जा पता नहीं कौन पढ़ के आया कौन नहीं पढ़ के आया। तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उच्च सक्रिय यौगिक, उच्च सक्रिय धातु, है ना। उच्च सक्रिय धातु निम्न सक्रिय धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर सके ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है ना। तो एक्चुअल में क्या है? अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों। यहां पर जिंक आएगा, यहां पर आएगा कॉपर, है ना, वरना अभिक्रिया ही नहीं आएगी। ये आएगा जिंक और ये आएगा कॉपर। ठीक है। देखो मैंने क्या बोला अभी, अगर मैं वैसे लिखता तो अभिक्रिया नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया तभी होगी जब उच्च सक्रिय यौगिक, हाई रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, निम्न सक्रिय यौगिक को विस्थापित करेगा। मैंने उल्टा कर रखा था पहले, है ना। तो यहां पर क्या है? ये जिंक जो है, ये जिंक
कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके बाहर निकाल देगा और खुद वहां पे आ जाएगा। क्लियर? तो देखो इसका मतलब यह हुआ कि क्या सारी अभिक्रियाएं हो सकती, जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ ये वाली अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, जो पहले लिखी थी मैंने, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, है ना, तो ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, है ना, ये विस्थापित नहीं कर सकता। सॉरी, फिर से उल्टा लिख दिया, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, है ना, ये लिखा था पहले एग्जांपल, है ना, ये तो कर रही है। कॉपर जिंक को यहां से विस्थापित कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता, है ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर जो है निम्न सक्रिय है। एक उच्च सक्रिय धातु ही निम्न सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर सकती है। लेकिन यहां पर क्या है, ये कॉपर जिंक को नहीं कर सकता क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा वहां पर सक्रिय है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सक्रियता याद करनी पड़ेगी। सक्रियता कैसे? देखो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी, है ना। क्या होती है? सबसे पहले आता है पोटेशियम, सबसे हाई रिएक्टिव होता है पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर वाले सभी धातु जो हैं वो सक्रिय कहलाते हैं। ये सब हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो हैं ये सब सक्रिय हैं। हाइड्रोजन के नीचे वाले असक्रिय कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के नीचे कौन आएंगे? इधर लिख रहा हूं मैं साइड में, कॉपर, सिल्वर, सॉरी हाँ, कॉपर, सिल्वर, सॉरी कॉपर, मर्क्यूरी, है ना, Hg क्या है? मर्क्यूरी, ये सिल्वर, ये गोल्ड और ये प्लेटिनम। Au का मतलब गोल्ड, Ag का मतलब सिल्वर, Hg का मतलब मर्क्यूरी, Cu का मतलब कॉपर, Pt का मतलब प्लेटिनम। ठीक है, तो ये सब जो है सक्रियता श्रेणी है। इसमें ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, सबसे हाई रिएक्टिव, सबसे उच्च सक्रिय कौन है? पोटेशियम। इसी तरीके से सक्रियता श्रेणी काम में ली जाएगी। तो आपको याद कैसे करनी है? P, S, B, C, मार्जिंटल, इस तरीके से PSBC, मार्जिंटल, H और फिर यहां पर छाप, सड़क छाप, इस तरीके से C कॉपर, H, Hg, Ag के लिए A, Au के लिए A, Pt के लिए P। ठीक है, याद करने का तरीका है जैसे मैंने याद की थी, PSBC, मार्जिंटल, H छाप, है ना। तो ये सक्रियता श्रेणी है। अब आपसे पूछा जाए, बताइए इसके अंदर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि बताइए आयरन प्लस जिंक सल्फेट और जिंक प्लस आयरन सल्फेट, बताइए दोनों में से कौन सी अभिक्रिया होगी और कैसे होगी? तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सी अभिक्रिया होगी? आयरन जिंक को करेगा विस्थापित कि जिंक आयरन को करेगा? तो सिंपल सी बात है, हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें यहां पर सक्रियता श्रेणी देखनी पड़ेगी जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा सक्रिय है। तो आयरन से ज्यादा सक्रिय है तो जिंक जो है वो आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो इसका मतलब जिंक यहां पर है और आयरन यहां पर, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी ऊपर वाली, लेकिन नीचे वाली हो जाएगी। किस तरीके से? जिंक जो है आयरन को विस्थापित करके क्या बना देगा? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। क्लियर? हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था ऑक्सीकरण अपचयन। मैंने तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी भैया यहाँ। क्लियर? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से किस में जा रहा है? ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब आपको देखो यहां पे किस तरीके से चेक करना है। चेक करने का तरीका है कि यहां पर जो जिंक है इसको देखो, जिंक यहां पर एक धातु के रूप में है और धातु कौन सी स्थिति में? यहां पर मानक स्थिति में। धातु हमेशा क्या होती है? सिंगल, अलग, है ना। मानक स्थिति में एक सिंगल एटम के थ्रू दिखाई जाती है। तो यहां पर सिंगल परमाणु के थ्रू, है ना, पृथक बिल्कुल रूप से मानक अवस्था में जिंक रखे हुए हैं अपने धातु की मानक अवस्था में। और मानक अवस्थाओं में जो संयोजकताएं होती है वो जीरो होती है, ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये 0 है यहाँ पर, इसकी संयोजकता। क्लियर। अब इसको देखो आप, जिंक सल्फेट कैसे बनाओगे बच्चों? जिंक सल्फेट बनाओगे जिंक +2 प्लस SO4 2-, इसी तरीके से बनाओगे, है ना। इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो फिर से जिंक सल्फेट बन जाएगा, है ना। तो जिंक सल्फेट इस तरीके से बनाओगे। इसका मतलब यहां पर अगर गौर से देखा जाए तो जिंक 0 से किस में जा रहा है? जिंक 0 से जा रहा है +2 में। 0 से +2 में जाना मतलब कि धनावेश बढ़ना, और धनावेश कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसका मतलब ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात है। यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। कल वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जिंक में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरा देखो, ये यहां पर जो है 2 तरह के आयन हैं, एक कॉपर +2 आयन है और एक सल्फेट आयन है। इसको क्रिस क्रॉस करेंगे दोनों 2-2 को, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है +2 से किस में जा रहा है? 0 में, ठीक है। कॉपर क्योंकि किस में है? धातु रूप में, मानक अवस्था में, तो 0 संयोजकता। +2 से 0 में जाना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये लेके जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां पर आगमन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि आवेश कम होता जा रहा है, धनावेश कम होता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का आगमन हो रहा है। धनावेश बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना, धनावेश कम होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन वापस से आना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन का आना मतलब कि अपचयन। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, पता चल गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, A+2 से और यहां पर B-2 से, B जा रहा है -4 में और A जा रहा है +4 में। इसमें आपको बताना ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। बता सकते हो? तो देखो कैसे बताएंगे। A+2 से किस में जा रहा है बच्चों? +4 में। +2 से +4 में जाना, इसका मतलब यहां पर धनावेश बढ़ता जा रहा है। आपको पता है किसी में भी धनावेश कब बढ़ता है? +2 से +4 जा रहा है मतलब धनावेश बढ़ रहा है। और धनावेश कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता जा रहा है? ऑक्सीकरण होता जा रहा है। तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है। दूसरी चीज अपचयन, है ना। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा यही है। यहां पर B-2 से किस में जा रहा है? ये B-4 में। ऋणावेश बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो ये सोचो कि किसी पे भी ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ऋणावेश बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? यहां पर अपचयन हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है अपचायक, ठीक है। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, ऑक्सीकरण किसका और अपचयन किसका। क्लियर। और जितने भी सारी चीजें होती हैं वो सिर्फ किसकी तरफ होती है? अभिकारक की तरफ। उत्पाद की तरफ कुछ नहीं होता, ना ऑक्सीकारक होता, ना अपचायक होता, ना ऑक्सीकरण होता, ना अपचयन होता। पूरा काम किधर होता है? ऑक्सीकारक की तरफ होता है। उत्पाद की तरफ कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। उत्पाद की तरफ ना अपचयन होता। अपचयन किसका हो रहा है? B-2 का। किधर है ये जो है इस तरफ, अभिकारक की तरफ। क्लियर। रिएक्टेंट साइड में सब कुछ रिएक्टेंट साइड में होता है, प्रोडक्ट साइड में कुछ भी नहीं होता। क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, पढ़ते रहिए आप, है ना। ये हमारा ऑक्सीकरण अपचयन खत्म हो चुका। अब ऑक्सीकरण अपचयन खत्म हो गया, कल नए टॉपिक के साथ में आएंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।